नमस्कार। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड का हमारा स्पेशल शो और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। कहते हैं दिल्ली के दरबार का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। 2024 के चुनाव नजदीक है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये 42वां वाराणसी का दौरा है और इस दौरे के जरिए प्रधानमंत्री 2024 में जीत के लिए चुनावी पिच सजा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में न सिर्फ विकास की नई इबारत को लिख रहे हैं बल्कि एक तीर से कई निशाने भी साध रहे हैं। आज वाराणसी को प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों की सौगात दी है। इसमें सबसे खास है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और साथ ही उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी है। इस कार्यक्रम के दौरान बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह समेत देश के तमाम दिग्गज खिलाड़ी मौजूद रहे और साथ ही अब देखिए ये काशी का पूरा दौरा बड़ा अहम है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। संगीत समारोह हो या देव दीपावली पर यहाँ सब कुछ सुरों में समाया हुआ है। साथियों, काशी में शास्त्रीय संगीत की जितनी गौरवशाली परंपरा है उतने ही अद्भुत यहाँ के लोकगीत भी है। यहाँ तबला भी है, यहाँ शहनाई और सितार भी है, यहाँ सारंगी के सुर भी है और यहाँ वीणा का वादन भी है। ख्याल, ठुमरी, दादरा, चेती और कजरी जैसी कितनी ही विधाओं को बनारस ने सदियों से सहेज कर रखा है। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों ने, गुरु शिष्य परंपराओं ने भारत की इस मधुर आत्मा को जीवित बनाए रखा। बनारस का तेलिया घराना, पियरी घराना, रामापुरा कबीर चौरा मोहल्ले के संगीतज्ञ, ये विरासत अपने आप में कितनी समृद्ध रही है। बनारस के ऐसे कितने ही कलाकार हैं जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी है। मैं सबके नाम लेना शुरू करूंगा तो शायद कितने दिन निकल जाए। कितने ही विश्व प्रसिद्ध नाम यहां अभी हमारे सामने उपस्थित है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे बनारस के ऐसे कई सांस्कृतिक आचार्यों से मिलने का, उनके साथ समय बिताने का सौभाग्य मिला है। साथियों, आज यहां काशी सांसद खेल प्रतियोगिता के पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। सांसद खेल प्रतियोगिता हो, सांसद सांस्कृतिक महोत्सव हो, काशी में नई परंपराओं की ये तो शुरुआत है। अब यहां काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। कोशिश यही है कि काशी के इतिहास, यहां की समृद्ध विरासत, यहां के त्योहार, यहां के खान पान के प्रति जागरूकता और बढ़े। सांसद ज्ञान प्रतियोगिता भी बनारस के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलग अलग स्तर पर आयोजित की जाएगी। साथियों, काशी के बारे में सबसे ज्यादा
काशी के ही लोग जानते हैं और यहां का हर व्यक्ति, हर परिवार वो सच्चे अर्थ में काशी का ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि सभी लोग काशी के बारे में अपनी जानकारी को अच्छी तरह बता पाएं। और इसलिए शायद देश में पहली बार मेरे मन में एक इच्छा है, यहां शुरू करूं। आप सबका साथ मिलेगा? आपको पता तो है नहीं मैं क्या कहने वाला हूं, फिर भी हाँ कह दिया। देखिए, कोई भी टूरिस्ट प्लेस होता है, यात्रा धाम होता है, तो आज के युग में उत्तम से उत्तम गाइड बहुत आवश्यक होते हैं। और गाइड प्रतिभावान हो, जानकारियों के संबंध में परफेक्ट हो, गोलमोल नहीं, ये 200 साल है, दूसरा बोलेगा 250 साल पुराना है, तीसरा बोलेगा 300 साल पुराना है, ऐसा नहीं। वो 240 बोलेगा मतलब 240। ये ताकत काशी में होनी चाहिए। और आजकल टूरिस्ट गाइड ये भी एक बहुत बड़ा रोजगार बन रहा है, क्योंकि जो टूरिस्ट आता है वो सब चीजें समझना चाहता है और टूरिस्ट को, गाइड को पैसे भी देना चाहता है। और इसलिए मेरी एक इच्छा है और मैं कोशिश कर रहा हूं, शुरू करेंगे। अब यहां काशी सांसद टूरिस्ट गाइड, उसकी कंपटीशन भी आयोजित की जाएगी। आप गाइड बनकर के आइए, लोगों को समझाइए एक एक जगह का विषय में और इनाम पाइए। उसके कारण लोगों को पता चलेगा कि इस शहर में गाइड का एक कल्चर बन रहा है। और मुझे काम इसलिए करना है कि मैं चाहता हूं मेरी काशी का दुनिया में डंका बजना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया में अगर कोई कहीं गाइड की बात करे तो काशी के गाइड्स का नाम सबसे सम्मान से लिया जाए। मैं सभी काशीवासियों से अपील करना चाहूंगा कि आप अभी से तैयारी करिए और बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लें। मेरे परिवारजनों, हमारा बनारस सदियों से शिक्षा का भी एक बड़ा केंद्र रहा है। बनारस की शैक्षणिक सफलता का सबसे बड़ा आधार है इसका सर्वसमावेशी स्वभाव। देश और दुनिया के कोने कोने से आकर लोग यहां पढ़ाई करते हैं। आज भी दुनिया के कितने ही देशों से लोग यहां संस्कृत सीखने आते हैं, ज्ञान लेने आते हैं। आज हमने इसी भावना को केंद्र में रखकर यहां से अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ किया है। आज जिन अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण हुआ है, उन पर करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और ये स्कूल, इतने भव्य स्कूल, हमारे श्रमिक, हमारे हम मजदूरी करने वाले जो लोग हैं और समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग हैं, उनके बेटे बेटियों के लिए किया गया काम है। और इससे उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, संस्कार मिलेंगे, आधुनिकतम शिक्षा मिलेगी। जिन लोगों की कोरोना में दुखद मृत्यु हो गई, उनके बच्चों को भी इन आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। मुझे बताया गया है
कि इन स्कूलों में कोर्स के साथ साथ संगीत, कला, क्राफ्ट, कंप्यूटर और स्पोर्ट्स के लिए भी शिक्षक होंगे। यानी गरीब के बच्चे भी अब अच्छी से अच्छी पढ़ाई का, सर्वांगीण शिक्षा का सपना पूरा कर पाएंगे। और केंद्र सरकार की ओर से हमने इसी तरह जनजातीय समाज के बच्चों के लिए एकलव्य आवासीय स्कूल बनाए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए हमने शिक्षा व्यवस्था की पुरानी सोच को भी बदला है। अब हमारे स्कूल्स आधुनिक बन रहे हैं, क्लासेस स्मार्ट हो रही हैं। भारत सरकार ने देश के हजारों स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए पीएम श्री अभियान भी शुरू किया है। इस अभियान के तहत देश के हजारों स्कूलों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। साथियों, काशी में सांसद के तौर पर जो भी नए कार्यक्रम शुरू हुए हो रहे हैं, उन सभी में मुझे आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है। ये जो अटल आवासीय विद्यालय है ना, ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, जो कभी ये गांव दूसरे गांव ऐसे काम करते हैं, तो उन बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है और उसके लिए एक बजट रखा जाता है। उसमें से उनके बच्चों की चिंता करने का विषय। आप देखिए कि तत्कालीन राजनीतिक लाभ लेने का जिनका इरादा नहीं होता है, स्वार्थ भाव नहीं होता है, वो कैसे काम करते हैं। और जिनके दिल दिमाग में सिर्फ चुनाव ही भरा रहता है, कैसे भी करके वोट बटोरने की खेल खेलने की आदत रहती है, वो ऐसे पैसों के कैसा बर्बाद करते हैं। आप हिंदुस्तान में जानकारी लेंगे तो पता चलेगा। ये पैसे सभी राज्यों के पास है और भारत सरकार ने पूरी की पूरी उनको छूट दे के रखी है। लेकिन ज्यादातर राज्य वोट मिलने वाले कामों के लिए उन पैसों को खपा रहे हैं, जबकि योगी जी ने, और मेरी बात तो बहुत पहले हुई थी लेकिन उन्होंने मन में रखा, और आज और ये बच्चे इतने तैयार होंगे ना, उस परिवार को फिर मजदूरी करने की नौबत ही नहीं रहेगी। अभी मैं ये अटल आवासीय विद्यालय के कुछ बच्चों को मिल के आया। श्रमिक परिवार के बच्चे थे, पक्का घर भी कभी देखा नहीं था, लेकिन इतने कम समय में जो आत्मविश्वास मैंने उनका देखा, मैं उनके सभी टीचर्स को भी बधाई देता हूं। जिस आत्मविश्वास से बातें कर रहे थे और प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से वो ड्रिल कर रहे थे, ऐसे सवाल पूछ रहे थे। अब मैं भी तो कोई सिलेबस पढ़ के आया नहीं था, मुझे दिख रहा था कि इन बच्चों में स्पार्क है, सामर्थ्य है। और मैं पक्का मानता हूं दोस्तों, 10 साल के भीतर भीतर देखना, इस स्कूलों में से उत्तर प्रदेश की, काशी की आन बान शान निखरने वाली है। मेरे प्यारे काशीवासियों, मुझ पर आपके आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। इसी भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जो कि काशी में हैं, वहां के दौरे पर हैं और साथ ही छोटे छोटे बच्चों को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज ही काशी को उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की सौगात भी दी है। छोटा सा हमने आपके लिए सबसे पहले एक रिपोर्ट तैयार की है कि आज प्रधानमंत्री ने क्या कुछ किया है। सबसे पहले वो आपको दिखाएंगे, उसके बाद जो मेहमान हमारे साथ उनके पास हम चलते हैं। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पहले महिला आरक्षण बिल को पास कराकर इतिहास रचा, तो वहीं आज देश के प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। अपने 42वें काशी दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 की पिच तैयार कर रहे हैं और विकास के जरिए जीत की इबारत लिखने की तैयारी में जुटे हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा ये दिखाता है कि बीजेपी ने अपने महामिशन की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल अगले साल लोकसभा चुनाव है। केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। ऐसे में पीएम मोदी का वाराणसी आना राजनीतिक लिहाज से भी अहम है। आज बनारस की जनता के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों की सौगातों का पिटारा किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रोड शो किया। आज के कार्यक्रम की सबसे खास बात यह है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। इस भव्य स्टेडियम की आधारशिला के मौके पर देश के कई दिग्गज क्रिकेटर्स भी शामिल हुए। इनमें सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, रवि शास्त्री, दिलीप वेंकसरकर, गुंडप्पा विश्वनाथ, रॉजर बिनी, मदन लाल शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पूरे पूर्वांचल का चमकता हुआ सितारा है। मेरे परिवारजनों, आज खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे कोच और अच्छे कोचिंग का होना उतना ही जरूरी है। आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। दुनिया के नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। जाहिर है, आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने जा रही है। करीब 325 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस क्रिकेट स्टेडियम को भव्य बनाया जाएगा। इस क्रिकेट स्टेडियम में काशी की संस्कृति के दर्शन भी होंगे। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक बनारस को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। इसलिए स्टेडियम के निर्माण में शिव की भी झलक देखने को मिलेगी। स्टेडियम का प्रवेश द्वार जिस आकार का बनाया जा रहा है वो बेल पत्र की तरह दिखेगा। इसकी छत अर्धचंद्राकार है। इस स्टेडियम में करीब 30,000 लोग बैठ सकते हैं और इसे बनाने के लिए 2 साल का समय अनिश्चित है। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच हो गए। इसमें आसपास के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 41 से ज्यादा बार काशी आ चुके हैं। गुजरात के विकास मॉडल पर सवार होकर वह वाराणसी आए थे। काशी का सांसद बनकर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। इस दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र की सूरत बदल डाली। हर बार यहां आने पर प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ की नगरी के विकास के लिए करोड़ों की सौगात देकर जाते हैं और इस बार भी वाराणसी को करोड़ों की सौगात मिली है। लेकिन क्या 2024 में वाराणसी से प्रधानमंत्री को रिटर्न गिफ्ट मिलेगा? ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 2024 के लिए काशी है तैयार। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ
प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ, फराज किदवई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ, संजय मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। सबसे पहले प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, फराज किदवई साहब भी हमारे साथ है। शुरुआत प्रियंका गुप्ता से छोटे छोटे से सवाल के साथ, क्योंकि मैं ब्रेक पे भी जाना है। प्रियंका जी, प्रधानमंत्री का ये काशी का दौरा, 450 करोड़ की लागत से ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की सौगात, और न जाने आगे और बहुत सारी चीजें भी मिलेंगी। क्या इस बार काशी से 2024 का जो रास्ता है वो एक बार फिर से खुलेगा भाजपा के लिए? प्रीति जी, आज प्रधानमंत्री जी 500 किलोमीटर दूर चलकर उद्घाटन करने के लिए आए स्टेडियम का। अच्छी बात है, इसमें हम सराहना ही करेंगे। परंतु एक सवाल तो बनता है ना कि महिला खिलाड़ी जो हमारे पहलवान थे वो 1 किलोमीटर की दूरी तो प्रधानमंत्री जी ने सुधी नहीं ली, वो अपने फैंगोल के साथ व्यस्त थे। तो ये भी एक सवाल उठता है कि इस देश में खिलाड़ियों का सम्मान है कि नहीं है। खिलाड़ियों प्रधानमंत्री जी ने वो बेचारी घसीटी गई सड़कों पर, और आज भी इनके वो जो सांसद हैं जिन पर आरोप थे, वो सांसद आराम से घूम रहे हैं। उनका कहीं कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई एक जो है महिला खिलाड़ियों को आपने जो है जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया, उसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि अभी बात हो रही थी कि विद्यालय, पढ़ाई लिखाई सारा कुछ बहुत अच्छी चीज है, पर आप ये बताइए कि आज हमारे जो युवा हैं वो 42% बेरोजगारी झेल रहे हैं। लाखों युवाओं ने नौकरी ढूंढनी बंद कर दी है। तो मुझे लगता है कि क्या बनारस उससे छूट गया होगा? क्या प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र उससे छूट गया होगा? गंगा की सफाई पर अगर हम बात करेंगे तो हम पूछेंगे ना कि माँ गंगा ने आपको बुलाया था तो क्या कितना सफाई कर दिया आपने? आज भी वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, वो सिर्फ यही टिप्पणी करते हैं कि ये पैसा कमाने की मशीन बन गया। उनकी सफाई तो नहीं हुई पर पैसा बह रहा है। तो ये सारे सवाल उठते हैं और मैं समझती हूँ कि वहाँ की जो महिलाओं के साथ। ठीक है प्रियंका जी, फराज किदवई साहब भी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के। आज प्रधानमंत्री का दौरा बड़ा ही अहम रहा, 2024 का चुनाव भी है और वाराणसी प्रधानमंत्री के लिए, काशी प्रधानमंत्री के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आपको भी पता है। सौगात के साथ प्रधानमंत्री उतरे, प्रधानमंत्री ने रैली भी की, साथ ही महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी उन्होंने जिक्र किया, उस बिल का भी जिक्र किया। क्या अब पूरी बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम चीजों के साथ 2024 की रण को जीतने में लग गए हैं? आज से शुरुआत हुई, क्या कहेंगे फराज किदवई साहब? प्रीति जी, देखिए अभी आपने एक अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में एक बात बोली कि तमाम इंटरनेशनल लेवल के वहां पर जो स्पोर्ट्समैन थे अलॉन्ग विद जय शाह, तो जय शाह जी क्या खेलते हैं, कौन से स्पोर्ट्स में हैं, मुझे नहीं पता। एक बार मुझे बता दीजिएगा तो फिर मेरा भी कुछ ज्ञान बढ़ जाएगा कि वो एज अ स्पोर्ट्समैन वहां पर थे या एक टिपिकल एग्जांपल ऑफ परिवारवाद जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो अमित शाह जी के बेटे हैं इसलिए वहां थे। मुझे नहीं पता कि वेदर ही इज अ गुड क्रिकेटर, वेदर ही इज अ गुड हॉकी प्लेयर, कैरम अच्छा खेलते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, क्या खेलते हैं मुझे नहीं पता है। दूसरी बात यह है कि प्रीति जी, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत बातें की विद्यालयों की। तो देखिए क्या है कि मैं खाली प्रधानमंत्री के ही शासनकाल के 2 डेटा पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा। 7 जुलाई 2023 को एजुकेशन मिनिस्ट्री ने स्कूल्स की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पब्लिश किया था, जिसको उन्होंने क्या किया था कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 जो सारे प्रदेश थे उनको बांटा था, और उसमें क्या था कि जो 6 बेसिकली पैरामीटर्स थे उसमें एक था लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी, एक्सेस टू। फराज जी माफ कीजिएगा, छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2024 उसकी चुनावी बसात काशी से क्या इस बार तैयार हैं तमाम नेता, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। साथ ही आगे बढ़ेंगे हमारे साथ भाजपा के भी, बीजेपी के भी प्रवक्ता एसएन सिंह जी भी जुड़ गए हैं। फराज किदवई साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, पहले आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर, उसके बाद फिर एसएन सिंह जी के पास आएंगे। हाँ, तो प्रीति जी मैं ये बोल रहा था आपके अभी ब्रेक जाने से पहले कि प्रधानमंत्री जी स्कूल्स की बात कर रहे थे। जी बिल्कुल। तो भारत सरकार की एक एजुकेशन मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी 7 जुलाई 2023 को, जिसको आप भी पढ़ लीजिएगा। उसमें परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जिसको पीजीआई बोलते हैं, ऑन पैरामीटर ऑफ 6 इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें
एक कैटेगरी थी दक्ष, वो टॉप पर थी, और आकांक्षी 3 जो थी वो लोवेस्ट पर थी। आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि कोई इंडिया में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं था जो टॉप कैटेगरी में हो, और उत्तर प्रदेश, जहां से प्रधानमंत्री जी अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उत्तर प्रदेश जो है उस रैंकिंग में सबसे लोवेस्ट पे है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि एक और रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जनसत्ता में 20 जनवरी 2023 को, जिसके हिसाब से 23.9% स्कूल जो हैं वहां पर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है पीने के लिए, और जिसमें से 12.5% ऐसे स्कूल हैं जहां पे ड्रिंकिंग वाटर तो है मगर पानी उसमें नहीं आता है, और 11.4% स्कूल ऐसे हैं कि जहां पर पानी आता ही नहीं है। वैसे ही आपको जान करके ये हैरानी होगी कि 10.8% स्कूल जो हैं वहां पर टॉयलेट्स नहीं है, और 8.7% स्कूल ऐसे हैं कि जहां पर ज्यादातर टॉयलेट्स लॉक रहते हैं। और ये 2014 वर्सेस जो रिपोर्ट है 2022 कंपेयर की गई है, और उसमें कहीं कोई इजाफा नहीं हुआ है किसी भी तरह की फैसिलिटीज का। इसमें गर्ल चाइल्ड के लिए भी बहुत ज्यादा टॉयलेट, बड़ी लंबी रिपोर्ट है, उसके टॉयलेट्स का जिक्र है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो मंच पर आकर के बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, मगर ग्राउंड पर एग्जीक्यूशन जो है वो नीलबटा सन्नाटा होता है। ग्राउंड पर एग्जीक्यूशन, ठीक है। हमारे साथ एसएन सिंह जी भी हैं। क्या काशी का प्यार, क्या काशी का आशीर्वाद इस बार मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के चुनाव में? साथ ही फराज किदवई साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि जो कहते हैं और जो ग्राउंड जीरो पर नजर आना चाहिए उसमें बहुत फर्क है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपसे, क्या काशी का प्यार एक बार फिर से प्रधानमंत्री को मिलेगा 2024 में? क्योंकि आज से जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की वहाँ पर शिलान्यास किया, वहाँ पर तमाम जो काशीवासी हैं उनको उन्होंने भेंट किया, तो क्या कहेंगे आप इस पर? प्रीति जी, क्या है, विपक्ष कभी तारीफ तो करेगा नहीं प्रीति जी, वो भी समाजवादी पार्टी जैसा विपक्ष जो काशी में बहुत सारे ऐसे कार्य करता है जो करना ही नहीं चाहिए। वहां तो एक पूजा होती थी, उसको भी बंद करने का कार्य किया, सिंगार गौरी के पूजा को बंद कराने का कार्य किया। और मुझे लगता है कि काशी की जनता का इस नाते भी आशीर्वाद मिलेगा। ये कहावत है कि मोदी है तो मुमकिन है, मतलब मोदी जी ने जो काशी कॉरिडोर बनाया, आज भव्य काशी, दिव्य काशी, ये बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के आंखों पे काला चश्मा चढ़ गया। ऐसा काशी जहां पिछली बार से इस बार 40% ज्यादा पर्यटक आते हैं, और वो धर्म देखकर आते नहीं, जाति वर्ण वर्ग देखकर आते नहीं है। जो खरीदारी भी करते हैं वो जाति वर्ण वर्ग देखकर आते नहीं है। लगभग 16 बड़े सड़कों का निर्माण काशी में हो रहा है। काशी में अमूल की फैक्ट्री लग रही है, काशी का कॉरिडोर बन रहा है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए। ये उनकी सरकार थी जहां 5 लाख ऐसे पेंशन धारक थे जो पेंशन धारक थे नहीं, 16,000 ऐसे शिक्षक थे इनकी सरकार में जो शिक्षक थे ही नहीं। पैसा किसको जाता था? रही भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। हम संकल्प लेकर चले थे 370 का, हम संकल्प लेकर चले थे राम जन्मभूमि का, हम संकल्प लेकर चले थे अंत्योदय की परिकल्पना का, गांव गरीब की पुकारी के लिए। आज देखिए 4 करोड़ आवास, छोटी बात है। 12 करोड़ घरों में हर घर जल नल योजना, वो उत्तर प्रदेश जहाँ 700 दंगे होते थे, आज रैपिड रेल वाला उत्तर प्रदेश, काशी का कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश, डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश, अमूल की फैक्ट्री वाला उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश। लेकिन एसएन सिंह जी, अभी जो सवाल फराज किदवई साहब ने रेज किया है, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री कहते हैं काम हुआ है, लेकिन कई जगहों पर उन्होंने माइन्यूट चीजें छोटी छोटी गिनाई हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उन्होंने कहा कि इन सब जगहों पे अभी भी 9 सालों में ध्यान देना बाकी रह गया है। जो कह रहे हैं वो लगता है कि अभी किया नहीं जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? उसके बाद में प्रियंका जी हमारे साथ, उनके पास भी चलना है। हाँ, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी हमारी तारीफ करेगी नहीं, और समाजवादी पार्टी जो उसमें वाराणसी में विस्फोट होता है और सिमी के जो समर्थक होते हैं उनको भाईचारे के नाम पे छोड़ने का कार्य करते हैं, विकास के कार्य। उन्होंने कहा शिक्षा को लेकर लगभग 1.5 लाख स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था किया गया, पानी की व्यवस्था किया गया। अगर इस तरह से शौचालय के बारे में मैं बता रहा हूँ, अरे वही तो कह रहा हूँ, शौचालय के बारे में बता रहा हूँ, और इनकी रिपोर्ट है भारत सरकार की, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो आपकी सरकार में तो कुछ जहाँ बच्चियां पढ़ती हैं वहाँ शौचालय नहीं है, और जहाँ पर है वो लॉक रहते हैं, जो विद्यार्थियों उनमें। अरे भैया, या तो प्रीति जी से करा लीजिए या तो जवाब मेरे सुन लीजिए।
मैं कह रहा हूँ इनकी भी सरकार चली उत्तर प्रदेश में जिसमें शिक्षक थे ही नहीं, ऐसे ही सुन ली जाती थी। और तीन शिक्षा विभाग में 3 चेयरमैन थे, तीनों खास जाति के थे। जब आप देखे होंगे एसडीएम का रिजल्ट निकलता है तो उसमें भी एक जाति के लोग आ जाते हैं। डेटा दिखा रहे हैं फराज किदवई साहब, डेटा भी दिखा रहे हैं। आप जिसकी बात कर रहे हैं फराज की, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, डेटा भी दिखा रहे हैं फराज की। फिर प्रियंका जी, एसएन सिंह जी कह रहे हैं कि आज वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा है। जिस उत्तर प्रदेश की बात फराज किदवई साहब कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी किया करती थी, आज उस उत्तर प्रदेश में और अभी साल 2014 के बाद के उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा फर्क है। उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है कि उन्हें वोट किसे करना है। प्रधानमंत्री का चुनावी गढ़ काशी और वहां से शुरुआत अगर हो रही है तो 2024 में जीत निश्चित है। क्या कहेंगे इस पर? साथ ही सामने प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के एसएन सिंह जी। 24 की जीत तो वैसे भी जनता वोट अरे करेगी। भाई अपनी बारी में बोलिए एसएन सिंह जी, थोड़ा सा बोलने दीजिए, प्रियंका जी को बोलने दीजिए। हाँ, नहीं, उत्तर प्रदेश में देखिए ये जो गड्ढे हैं ना, इनको भरने के लिए कितनी डेट दी जा चुकी है। मुझे लगता है कि एसएन सिंह जी ने एक नई डेट दी होगी जिसको दिवाली के लिए है। तो मुझे उम्मीद है कि एसएन सिंह जी फिर डिबेट में हमारे साथ बैठेंगे और बताएंगे कि अब एक एक गड्ढे बढ़ गए। ये जो द्वारिका एक्सप्रेस है ना, इस पे भ्रष्टाचार की रिपोर्ट साफ साफ कहती है क्या स्थिति। जो 18 करोड़ रुपए में बनना चाहिए था पर किलोमीटर, वो 200 से भी ज्यादा पर किलोमीटर बना। मैं बीच में तो रोकूंगा ये अगर गलत भ्रष्टाचार नहीं आपको रोका किसी ने? आप लगातार अपना महिमा मंडन कर रहे थे, आप रोकेंगे? गडकरी जी अरे ने कहा, बताइए ना, आपको उत्तर प्रदेश से परेशानी है, 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे थे उत्तर प्रदेश में? मध्य प्रदेश में आप दे सकते हैं, पर उत्तर प्रदेश में आप महिलाओं के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ पर इसी चैनल पर करते हैं आप। चैनल पर हमारा कुश्ती संघ जो है वो क्यों नहीं आज हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी जाकर वहां पर अपना झंडा लेकर सस्ते हैं जब जीत जाएंगे? ये कसारी वाले कौन देगा? वाला जीजा जी वाला घोटाले वाली सरकार नहीं जी। अरे भाई घोटाले तो आपके निकलते चले आ रहे हैं। आपकी रिपोर्ट बता रही है कि आपने क्या घोटाले किए। आयुष्मान भारत योजना एक नंबर से 5-5 लाख लोगों के नाम रजिस्टर है। मरे हुए लोगों का इलाज करा रहे हैं आप और घोटालों की बातें करते हैं। अपने गिरबान में झांक के देखिए आप लोग कि क्या हालत बना दी है आपने महिलाओं की, देश की। और बात करते हैं कि आपने योजना चला दी। अरे आपने ये भी तो पता करना चाहिए था कितने लोगों ने दोबारा सिलेंडर भराया। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना सिलेंडर दोबारा। चलिए एसएन जी जवाब देते हैं सवाल। अच्छा ठीक है, आपके सवालों का जवाब एसएन सिंह जी देते। बोलिए एसएन सिंह जी, जो कह रही हैं प्रियंका जी क्या सही है? सिंह जी तो लगातार बोल ही रहे थे, इनको क्या सवाल का जवाब सवाल पूछने का ही मौका नहीं देंगे ये लोग। अच्छा 2 मिनट बोलने पहले प्रियंका जी को सवाल पूछने दे दीजिए। वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, बीच में आप कह रहे हैं वो डिस्टर्ब हो रही है। उसके बाद मैं आपसे जवाब तो लूंगी ना एसएन जी, मैं आपके पास आई थी ना। बोलिए प्रियंका जी, अगर आपको कुछ और बोलना है जल्दी से बोलिए। नहीं, इनसे पूछिए। अभी परंपराओं की, अभी देश की और सबकी बात कर रहे थे। अभी नई संसद का उद्घाटन हुआ था, नई परंपरा एक चालू हुई। वहां पर इनके एक सांसद जो संजय बिठूरी है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने किस तरह से एक चुने हुए सांसद को लोकतंत्र के मंदिर के अंदर गालियां दी और उसके बाद इनके मंत्री पीछे बैठकर हंसते रहे। क्या वहां महिलाएं नहीं मौजूद थी? इस तरह की भाषा का प्रयोग आपको सूट करता है? क्योंकि आप नफरत की खेती करते हैं और वो नफरत की खेती अपने संसद के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर है वहां भी उगाने की कोशिश की है। प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। ठीक है, जवाब आपने उस संसदीय जवाब। नए संसद भवन में ये कैसा नया चलन गढ़ रहे हैं? अच्छा ठीक है, जवाब प्रियंका जी जवाब। मैंने आपको पूरा मौका दिया, अब उनको भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, अब उनको भी पूरा मौका देते हैं। क्या कहते हैं वो सुनते हैं, बोलिए। प्रीति जी, मैं एक एक चीज का जवाब देता हूँ। प्रियंका जी ने कहा द्वारका एक्सप्रेस के लिए आदरणीय गडकरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा वो 8 आप जवाब दीजिए। आपने कहा झूठी थी। अरे प्रियंका जी मैं बोलूं, प्रियंका जी मैं कह रहा हूँ उस समय हमारे सभी लोगों ने कहा कि हम किसी ऐसे बात का समर्थन नहीं करते हैं जो विधि सम्मत नहीं है, जो इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन प्रीति जी, इनसे एक चीज पूछिए। कुछ लोग जो कहते हैं कि बड़ा पेड़ गिर जाता है तो छोटे पेड़ दब जाते हैं और 10,000 सिखों की हत्या करा देते हैं। यार अंतुले इनके राज्य मंत्री होते हैं, वो कहते हैं। नहीं, अब डिबेट पे रहिए आप लोग सब मिलके इधर उधर के बारे में। नहीं, डिबेट पे आप लोग सब डिबेट पे रहिए प्लीज। गुजरात में आपको तो रेपिस्टों पे भी जो है आ जाती है।
आप लोग सब डिबेट पे रहिए, 2024 पे बात कीजिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए, डिबेट पे रहिए, डिबेट पे रहिए। इनको बलात्कारियों पे दया आती है, 1000 बार गलत बात की है। इनको महिलाओं के छेड़ने वालों पे दया आती है। ठीक है, फराज किदवई साहब, फराज किदवई साहब, एक सेकंड, नहीं, फराज किदवई साहब, क्या 2024 हम लोग, क्या 2024 इस बार पूर्वांचल से साथ, क्योंकि शुरुआत प्रधानमंत्री ने अगर काशी से की है, तो क्या पूर्वांचली वोटों के साथ प्रधानमंत्री 2024 में इतिहास लिखने वाले हैं? ऐसा होगा क्योंकि काशी वाराणसी का ये दौरा और 450 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को देना, बच्चों से वहां पर मिलना, चंद्रयान की सफलता का जिक्र करना, G20 का जिक्र करना, नारी शक्ति वंदन का जिक्र करना, ये तमाम चीजें हैं, ये 2024 की ओर ही इशारा करती हैं। मैं बहुत बड़ी चीज आपसे पूछ रही हूँ, इन तमाम चीजों का असर 2024 में क्या होगा? प्रीति जी, अभी आपने पूछा कि क्या मोदी जी जो हैं वो इतिहास इस बार रचने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से। आप ठीक कह रही हैं, सही में इतिहास रचने जा रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी 5 से 10 सीटों पर सिमटने जा रही है, ये इतिहास रचने जा रहे हैं मोदी। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हमारे राष्ट्रीय, देखिए प्रीति जी, ये गलत बात है। अच्छा, एसएन जी थोड़ा सा बोलने दीजिए। एसएन सिंह जी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा एसएन सिंह जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट। एसएन सिंह जी प्लीज 2 मिनट मुझे दे दीजिए, कोई बात नहीं, आप 2 मिनट मुझे दे दीजिए, फराज किदवई बोल लें, बोलिए, बीच में मत बोलिए, ऐसे किसी को समझ में नहीं आएगा। बाहर आप लोगों के घरों में भी डिबेट लोग देख रहे होंगे, उन्हें भी नहीं समझ में आएगा, प्लीज। ठीक है, बोले दीजिए 2 मिनट प्लीज, एसएन सिंह जी प्लीज, बीच में मत बोलिए, फराज किदवई साहब बोलिए। देखिए प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी का एक यही इनका कल्चर है कि जो कल संसद में हुआ आज आपकी डिबेट में हो रहा है। चलिए खैर छोड़िए, आप उसको जाने दीजिए। तो मैं ये बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है, आप सही बोल रही थी कि मोदी जी, अरे आप इनको दे दिए पूरा टाइम एसएन सिंह को, मैं चुप बैठा हूं, बोलने दिए। तो प्रीति जी आप मेरा टाइम दे दिए। एसएन सिंह जी प्लीज, डिबेट ऐसे आपको अच्छा लगेगा? अब आप अकेले बोलेंगे, आप अकेले डिबेट करोगे? आप बताइए ना, भारत माता। मैं तुरंत आती हूँ आपके पास, मैं तुरंत आऊंगी आपके पास। आपका, अरे आपके समय, एसएन सिंह जी मैं बोल रही हूँ आपसे, आप अपने समय पे पूरा टाइम लेके जवाब दीजिएगा प्लीज, अभी थोड़ी देर उन्हें बोलने दीजिए। बोलिए फराज किदवई साहब। जी प्रीति जी, मैं ये बोल रहा था कि जो व्यवहार या जो बोल रहे हैं कल्चर भारतीय जनता पार्टी का कल लोकसभा में देखने को मिला, वही आज आपकी डिबेट पे भी देखने को मिला है। खैर चलिए छोड़िए। अभी हमारे भाई एसएन सिंह साहब बोल रहे थे कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए बिल्कुल गलत बात है। जैसे मोदी जी अक्सर जो है वो बातों में उलझाए रहते हैं, वैसे उनके प्रवक्ता भी। जब 2014 में चुनाव हो रहा था तो बड़ी शोर मच रहा था, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल 35 रुपए में देने को कहा था, आज पेट्रोल किस रेट में मिल रहा है ये दुनिया देख रही है। जब गैस सिलेंडर 500-600 रुपए में बिक रहा था तो स्मृति ईरानी जी जो है वो गैस सिलेंडर रख करके धरना प्रदर्शन कर रही थी, और आज गैस सिलेंडर मजबूरी में इनको 200 रुपए से कम करना पड़ा। कब? जब कर्नाटका में इनको वोट की चोट मिली। आज प्रीति जी हालत ये हो गई है मोदी जी की लीडरशिप में कि देश में शाकाहारी होना मुश्किल हो गया है। शाकाहारी थाली आज की तारीख में 24% से बढ़ गई है। ये लोग बात करते हैं खाली रिटेल इन्फ्लेशन की, जो कि आरबीआई के कट ऑफ लेवल से ज्यादा चल रहा है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन, प्रीति जी देखिए बहुत जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूँ, फूड इन्फ्लेशन जिससे भारत की 100 करोड़ जनता, 120 करोड़ जनता प्रभावित होती है, वो करीब 11-12% चल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट आज की तारीख में जो है वो चरम सीमा पर है। मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे तो 42.8 करोड़ लोग नौकरी में थे, आज 41 करोड़ लोग नौकरी में हैं। तो मोदी जी जो हैं वो खाली जुमले बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैंने आपको तमाम डेटा दिखाया, महिलाओं से लेकर के स्कूल्स तक, रिटेल इन्फ्लेशन से लेकर के फूड इन्फ्लेशन तक। आज की तारीख में क्या हो रहा है कि जब चुनाव सर पर है तो आ गए कि बनारस में साहब वो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रेरणा लीजिए कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश में जो कि सालों से डिमांड थी, उसको आज से 10 साल पहले, 7-8 साल पहले बना करके उत्तर प्रदेश को उन्होंने सौगात दी थी। असलियत में देखिए, अगर जो विकास हुआ है प्रीति जी,
वो 2012 से 2017 के बीच में हुआ है, जब उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट आइकॉन आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। और ये मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, ये स्टेटिस्टिक्स। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, फराज किदवई साहब, आपने कहा कि कल जो संसद में हुआ, परसों जो संसद में हुआ, आज हमारे डिबेट में देखने को आपको मिला है, ऐसा क्या आपको लगा, कौन सी अमर्यादित भाषा का प्रयोग मैंने किया है, या फिर यहाँ पर तमाम जो पैनलिस्ट बैठे हैं उन्होंने कहा हो? बताइए, आपने कैसे कहा कि परसों जो हुआ है संसद में वो यहाँ आपको देखने को मिला है मेरे डिबेट में? नहीं प्रीति जी, अमर्यादित कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इंटरवेंशन और डिस्टर्बेंस कितना इंटरवेंशन इज अनदर थिंग सर, प्लीज, इंटरवेंशन इज अनदर थिंग, बट किसी को बोलना, किसी को गाली देना या किसी पे सीधे सीधे कमेंट करना वो गलत है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, यहाँ पर किसी ने आपसे कुछ कहा है। चलिए एसएन सिंह जी जवाब दीजिए। लेकिन डिस्टर्बेंस वो डिबेट है सर, डिबेट है, डिबेट का यही माहौल होता है यहाँ पर। फिर भी मैंने बहुत शांति से लोगों को अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया, अदरवाइज दूसरे डिबेट्स में आप जाके आपको पता ही होगा। कोई बात नहीं, वो दूसरी बात है। एसएन सिंह जी अपनी बात पूरी कीजिए। ऋतु जी देखिए, शुरुआत में जैसे ही आपने हमसे सवाल पूछा, हम जवाब देने लगे, उस समय भी जो लोग शोर मचाने वाले होते हैं वो समाजवादी पार्टी के लोग बीच में शोर मचाते हैं, हम अपनी बात को करते हैं। अब हम आते हैं कि हमारे मित्र ने कहा, फराज किदवई जी कह रहे हैं सारा काम जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तभी हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, सीधा सीधा उनका यही कहना है। बताइए। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में निश्चित तौर पे ऐसे कार्य हुए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होगा। जैसे जाति धर्म लेकर योजना बनाए, जाति धर्म लेकर गाँव का विकास करना, जो अपराधी हो उसको मान्य बनाने का कार्य करना। नहीं तो प्रीति जी पूरी दुनिया में नहीं सुनी होगी, पूरी दुनिया में नहीं सुनी होंगी कि धारा 144 लगाओ और 500 असलहों के साथ 5 दिन तक सरकार के नाक के नीचे मुलायम सिंह मुख्यमंत्री है और मऊ के दंगे में मुख्तार अंसारी 27 लोगों की हत्या करता है। कोई नहीं देखा होगा कि मुजफ्फरनगर के दंगे हो जाते हैं और डीएम कहता है, ऊपर से फोन आता है, एक धर्म को गिरफ्तार करो, एक धर्म को छोड़ दो। ऐसा कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होगा। अगर हम लाउड स्पीकर उतारने का भी काम करते हैं प्रीति जी, तो सबके लिए करते हैं। इनके समय में 14 चीनी मिलें, 20 चीनी मिलों के क्षमताओं में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वृद्धि किया गया। किसानों को सम्मान निधि दिया जा रहा है, गरीबों को 5 लाख रुपया दिया जा रहा है कि वो दवा करा सके। आज आवास, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य की जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई, इनके में नहीं है। महंगाई दर इनके यहाँ देख लीजिए, इनके यहाँ बेरोजगारी दर 19%, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4% है। ये 2,20,000 रोजगार देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 6 लाख प्रत्यक्ष रोजगार देने का कार्य किया जाता है। इनके यहाँ 60,000। चलिए 2024 से प्रियंका गुप्ता जी, चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की तरफ से तो चलिए शुरुआत कर दी गई है 2024 के लिए, लेकिन अभी क्या विपक्ष, क्या कांग्रेस पार्टी 2024 की तैयारी में लगी है? क्या उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है? देखिए, एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगी, जो संजय गांधी अस्पताल है उसका इन्होंने लाइसेंस रद्द कर दिया है। वहां पर नर्सिंग के और जो पैरामेडिकल है उसके 1000 छात्र जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, 400 स्टाफ जिनकी नौकरियां चली जा चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अन्याय है जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसलिए कर रही क्योंकि उस हॉस्पिटल का नाम संजय गांधी हॉस्पिटल। मुझे लगता है कि एक आम आदमी से बदला लेने की जो प्रक्रिया इनके अंदर है वो नहीं होनी चाहिए और इस तरह की राजनीति बिल्कुल शोभा नहीं देती है। आम आदमी पार्टी को कई भ्रष्टाचार को लेके जाती बदला ले रहे हैं। आप ये बताइए, 400 पेज के हॉस्पिटल पे आइए ना साहब, अभी तो आप बड़े बड़े गुणगान कर रहे हैं, आप मुंह में शब्द नहीं है कि एक बार बोले कि उस हॉस्पिटल की सदस्यता क्यों रद्द कर दी आपने? क्यों रद्द किया आपने संजय गांधी हॉस्पिटल की सदस्यता? क्यों 1000 बच्चों का भविष्य अपने घर में झोंक दिया? क्यों 400 लोगों का जो है आपने रोजगार छीन लिया? जवाब दीजिए आप मुझे यहाँ बैठकर, इधर बातें मत करिए, सवाल का जवाब दीजिए आप एसएन सिंह जी। पंजाब के लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचारी पंजाब पार्टी को जाइए, पर पहले संजय गांधी हॉस्पिटल पर बात करिए। करने में लग गए थे, तो जगह जगह आपकी सरकार भ्रष्टाचार के नाते जा रही है। जवाब नहीं है इनके पास, सवाल जो है ना करना इनकी आदत है। व्हाट अबाउट ये महिलाओं को आरक्षण पता क्यों नहीं दे रहे? ये महिलाओं को आरक्षण इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये बलात्कार। लेकिन बिल तो बन गया ना प्रियंका जी, बिल तो बन गया। 2000 कह रहे हैं कि परिसीमन और जनसंख्या जनगणना के बाद आप लागू कर दिया जाएगा, बिल तो बना दिया है। कब लागू करेंगे? 10 साल बाद जनसंख्या और
70 साल सरकार चला रही थी। आप अरे पहले लागू आपकी तो बहुमत की सरकार है, आप जब हम पहले ही समर्थन लागू कर करने दी को होती। रेडी हैं तो राहुल आप गांधी आपके हाथों बहुत में बड़ी क्या हो गया? बहुमत की सरकार थी, आप लागू कर दी होती। आपको तो अटकाना, भटकाना, लटकाना, चटकाना था। आप सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आप अगर बलात्कारी लागू कर बचाओ दी होती पार्टी, तो हद तक तो हो गया होता। आप अब भारतीय बलात्कारियों को जनता बचाते पार्टी हैं, चाहे वो सरकार अंकिता भंडारी की महिलाओं के बलात्कारी हो, सम्मान, महिलाओं के चाहे उत्थान, आप महिलाओं के महिला अभिमान खिलाड़ियों के के लिए साथ जो अन्याय करने वाला व्यक्ति, भी आपको तकलीफ हो आप रहा है। सब अरे बलात्कारियों को बचाने 2008 का में काम आपको याद करते हो, हैं, परमाणु चिन्मयानंद डील जैसे पर लोगों को आपने बचाते हैं कहा आप, कि हम सरकार गिरा देंगे राम देश रहीम जैसे में। लोगों को आप तो पेरोल महिला पर छोड़ देते हैं। आपने क्यों नहीं कहा? जब आप चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आयोग तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े इस डिबेट में, बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमारे पास कम है, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही आपने देखा कैसे तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी विश्वनाथ से शुरुआत कर दी है 2024 के लिए। आज रैली भी थी, उन्होंने संबोधित भी किया, 450 करोड़ की लागत से बने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की सौगात भी दी। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 में प्रधानमंत्री का नारा, प्रधानमंत्री का काम, या फिर विपक्ष में जितने लोग हैं वो जिस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो आगे आता है, या फिर प्रधानमंत्री की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी 2024 में एक बार फिर से परचम लहराएगी। इस पर हमारी नजर रहेगी और साथ ही हम आपको जो भी अपडेट्स हमारे पास आते हैं हम आपको जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।